everybody. So again I welcome you all to my channel, and today I'm going to upload physics notes of chapter first, that is motion. So if you're interested my video, so don't forget to hit the like button, to subscribe my channel and share my channel. Okay, if you want all the subjects notes, then please go to my playlist where I have uploaded all the subjects notes, so you can write from there. Okay, so let's move on our topic, that is motion. तो what is motion? आप मोशन से क्या समझते हो? तो द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो हम लोग को पता है मोशन मतलब कोई एक बॉडी है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गया, उसी को बोलते हैं मोशन. थोड़ा सा भी मतलब किसी जगह पे बैठा है या फिर खड़ा है, थोड़ा सा भी और उससे दूर चला गया, मूव किया, उसी को बोलते हैं मोशन. सो इट इज़ द वेरी सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द मोशन, that is the movement of a body from one place to another. Okay, so here is some example of motion, that is a man moves when he walk, a bird fly in the sky, a cheetah moves in the jungle, and a fish moves and swims in water. तो एक मैन है जो कि वॉक करता है, वो भी मूवमेंट हो गया, तो यानी कि ये भी मोशन है. एक बर्ड है जो कि आकाश में उड़ती है, वो भी मोशन ही है, क्योंकि वो भी आकाश में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाती है. चीता है तो जंगल में बस एक ही जगह तो घूमेगा नहीं, पूरे जंगल में घूमता है, एक जगह खड़ा रहेगा नहीं, तो वो भी मोशन है आपका. फिर ये जो फिश है वो वाटर होता है, सी पॉन्ड वगैरह ये सब होते हैं, तो इतने छोटे छोटे होते नहीं, ये बड़े बड़े होते हैं. और मछलियाँ एक पास नहीं रहती, वो तैरती हैं, यानी कि ये भी मोशन है. ओके, सो अब देखते हैं मोशन का स्टेट क्या होता है. An object is said to be in motion when its position changes continuously with respect of a stationary object taken as reference point. तो कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्थिर होते हैं एक जगह पे, जिसमें आपका नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग तो चलते नहीं हैं, उनमें जान नहीं होती है, तो वो चलते नहीं हैं, तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो सकता है. ओके, सो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी मोशन कर सकता है. जैसे कि आप मान लो हम लोग कार में बैठते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उसमें तो हम लोग स्टेशनरी हुए रहते हैं ना. जो कार है वो तो हम लोग का मूव करता है, लेकिन हम लोग तो लिविंग होकर भी उसमें स्टेशनरी हो जाते हैं, और जो नॉन लिविंग हम लोग का कार है वो हो जाता है मूवमेंट के फॉर्म में, वो मूव करने लगता है. तो यानी कि यहाँ पे जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो भी मोशन कर रहा है. ओके, तो अगर हम लोग ट्रेन का एग्जांपल लेंगे, तो ट्रेन में हम लोग बैठे रहते हैं. तो ट्रेन में हम लोग तो मूव करते नहीं हैं, ट्रेन मूव करता है. ठीक है. ओके, सो और एक और इसका डेफिनेशन है, द फेनोमिनॉन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, तो टाइम के साथ हो जाता होगा, कितना टाइम उसको लगा आने में, कितना टाइम लगा उसको जाने में, तो अपना जो पोजीशन होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज करता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था, अ कार इज़ मूविंग ऑन द रोड. ओके, सो लेट्स मूव ऑन आवर सेकेंड पेज, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी. अब देखते हैं व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी. ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर, वर्क एंड एक्सेट्रा. तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिससे हम लोग मेज़र करते हैं. द फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप्स, एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी. तो अब देखते हैं स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंसेस है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन. जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता है, वो अपने आप पर ही खुद इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है.
इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसके पास बस एक मैग्नीट्यूड ही होता है, तो इसको तो डायरेक्शन पे डिपेंड होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसके पास बस मैग्नीट्यूड है, इसीलिए ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता है। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सो हम लोग अपने आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे और इसके बारे में अच्छे से डिटेल्स में। सो बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि इसके पास एक बस मैग्नीट्यूड ही है, और डिस्टेंस के लिए बस मैग्नीट्यूड ही चाहिए होता है, उसके लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके पास कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि इसको इधर ही जाना है या फिर उधर जाना है, साउथ में ही जाना है, नॉर्थ में ही जाना है, ईस्ट में ही जाना है या फिर वेस्ट में ही जाना है, ये कहीं भी जा सकता है। डिस्टेंस है, जहाँ भी हम लोग जाएंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास बस मैग्नीट्यूड है। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटी आर डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं वो डायरेक्शन पे डिपेंड होते हैं, और इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और मैग्नीट्यूड की भी तो ज़रूरत होती है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अब पढ़ते हैं। डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हम लोग मैंने आपको बताया है कि वो स्केलर क्वांटिटी है। सो अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। तो कोई भी बॉडी हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगी तो डिस्टेंस कवर करेगी, कितना किलोमीटर चला, कितना मीटर चला, तो उसी को तो डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं इसका एग्जांपल, जैसे देख लेंगे। इन दिस केस ये जो मैंने फिगर बनाया है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मैन इज़, एक आदमी है वो एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला, जिसमें उसको 4 किलोमीटर मतलब वो चला था। फिर बी से सी में चला तो वो 3 किलोमीटर दूर चला था। ठीक है, और फिर सी से ए तक आया, फिर उसको 5 किलोमीटर लगा। तो हम लोग डिस्टेंस को कैसे न्यूमेरिकल में लगाते हैं, तो डिस्टेंस को हमेशा बस प्लस कर देते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग को पूरा किलोमीटर जितना भी डिस्टेंस कवर किया उसको जोड़ना है, उसको प्लस करना है, इसलिए हम इसमें जोड़ दिए हैं। 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। सो total distance covered by the man is 12 kilometer। okay so I have not written here any numerical of this chapter, you can solve from yourself। okay, so डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके लिए इसको मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों चाहिए होता है। व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी बॉडी है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गया है, तो जो उसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो वो कवर किया रहता है ना, जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक गया रहता है, बीच का नहीं देखना है, बस इनिशियल पॉइंट, जो इनिशियल पोजीशन होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो फाइनल पोजीशन होता है, उसी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो देखिए यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, एक बॉडी है ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, तो इसका ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसको मैंने ब्लैक से डिनोट किया है, तो ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसी को पहले तो हम लोग पूछेगा कि डिस्टेंस पहले इसका बता दो, 4 और 3 को हम लोग प्लस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 7 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो याद रखना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। सो
आपने मैथ्स में क्लास 8 में सॉल्व किया होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर हम लोग को अभी AC का ही तो मान ज्ञात करना है। AC का ही AC को हम लोग x मान लेते हैं, फिर AC स्क्वायर बस रहने देते हैं। तो AB स्क्वायर यानी कि A से B तक हो गया तो 4 किलोमीटर, B से C तक गया तो 3 किलोमीटर। उसी को AB को स्क्वायर ले लिए तो यानी कि 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ले लेंगे। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, हम लोग को पता है। फिर 16 और प्लस जो 9 है उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो आएगा हमारा √25, और √25 हमारा किसका स्क्वायर है, तो ये हमारा 5 का स्क्वायर है। तो यानी कि उस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था उन दोनों के बीच का वो 5 किलोमीटर था। तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को। इट्स नॉट वेरी हार्ड। इफ़ यू रीड अबाउट दिस इन डिटेल यू कैन सॉल्व इट वेरी इजली। ओके, सो नोट हियर व्हाट इज आई हैव रिटन। वी ऑलवेज राइट डिस्टेंस इन D एंड डिस्प्लेसमेंट इन एरो S। तो हम लोग हमेशा ना डिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म में अगर डोनेट करना रहता है, हमको जब ये न्यूमेरिकल लगाने होते हैं तो इतना बड़ा बड़ा तो लिखेंगे नहीं, इसलिए जल्दी से लिखने के लिए बस जो स्मॉल d होता है उसको लिखते हैं डिस्टेंस को डोनेट करने के लिए। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको डोनेट करने के लिए हम लोग S बड़ा वाला S है, यहाँ पे मैंने छोटा वाला S लिखा है, तो कैपिटल S के ऊपर हम लोग एरो लगा देते हैं, तो उससे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डोनेट करते हैं। अब देखते हैं क्या हम लोग को याद रखना है। So the distance traveled by a moving body cannot be zero, but the final displacement of a moving object or a moving body can be zero. Yes, so here the distance traveled by a moving body. तो कोई भी यहाँ पे दिया मूविंग बॉडी एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो जब डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो ज़ीरो तो होगा ही नहीं होगा। जब डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो कितना भी किलोमीटर कितना भी मीटर तो चला ही होगा, तो उसने थोड़ा सा भी तो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो इसलिए कभी भी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता है। और जब वो A पॉइंट से B पॉइंट से C पॉइंट तक गया होगा, कहीं भी गया होगा, तो उसका शॉर्टेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो वो ज़ीरो हो सकता है। मान लो A से B तक गया, फिर B से C तक गया, फिर उसके बाद से फिर से B से A तक चला आया, तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ हो पाएगा। एक बार तो जा रहा है, फिर उसी पे फिर से आके रह जा रहा है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग पहले ऐड करेंगे, तो हम लोग को पता है AB प्लस BC प्लस AC, और इसको हम लोग ऐड किए तो 12 किलोमीटर आया है। और डिस्प्लेसमेंट है, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, A से B तक गया एक बॉडी, फिर B से C तक गया, फिर C से A तक चला आया, तो इसमें कहाँ डिस्प्लेसमेंट आप लोग कहाँ देख पाओगे, ज़ीरो ही तो होगा, क्योंकि पहले तो ये गया है और फिर से रिटर्न उसी पॉइंट पर आ गया है, तो इसका कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया है। सो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन A, क्योंकि जो जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे आके ख़त्म भी किया है, तो इसका जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो A ही है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, इसका कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। Okay, whenever a body travels along zigzag path, the final displacement is obtained by joining the starting point and the finishing point by a straight line, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि कोई बॉडी होता है, अगर वो zigzag पाथ में ट्रेवल्स करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग अगर शॉर्टेस्ट पाथ अगर ऑब्टेन करना है तो हम लोग सीधा लाइन उसको ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने कि यहाँ पे किया है, तब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अरे यार, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट्स वेरी इजी, एंड यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होगा, इक्वल टाइम होगा,
Okay, so a body has a uniform motion. A body has a uniform motion. It travels equal distance in equal intervals of time, no matter how small this time or large intervals of time may be. तो एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल टाइम में, उसको डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो ये नहीं मैटर करता है कि वो कितना कम चला है, कितना कम डिस्टेंस कवर किया है, फिर कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, बस उसको डिस्टेंस और जो टाइम है उसके साथ साथ चलना है। मान लो एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया 10 किलोमीटर, तो उसने 10 किलोमीटर गया, ठीक है। वो फिर से बी से सी तक 10 किलोमीटर गया, फिर सी से डी तक 10 किलोमीटर गया, और उसने सब में 10-10 मिनट ही लगाया। 10 किलोमीटर पहुँचने में उसने 10 मिनट ही लगाया, तो इसलिए वो इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसलिए वो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिया है, अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर स्क्वायर per second will cover equal distance of 10 meter every second, so its motion will be uniform. Okay, so let's see what is non uniform motion. तो non uniform motion में आपका अनइक्वल होगा, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस होगा, अनइक्वल टाइम होगा। A body has a non-uniform motion if it travels an equal distance and in equal intervals of time. So a car moves from a place, it's move a very little distance in the first second, the car moves a little more distance in the second and so on. तो एक बॉडी है, पहले तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया तो उसने 1 सेकेंड लगाया, ठीक है। फिर बी से सी तक गया तो उसने 2 सेकंड में गया, फिर सी से डी तक जाएगा तो उसने 3 सेकंड में गया। तो यहाँ पर वो डिस्टेंस भी कवर नहीं सही से कर रहा है, अनइक्वल कर रहा है, और उसके बाद से जो टाइम है उसका वो भी चेंज होते जा रहा है, ठीक है। सो अब देखते हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो स्पीड क्या होता है? इट गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज़ मूविंग। तो स्पीड का मतलब ही होता है स्लो और फास्ट। स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट्स पर यूनिट टाइम। तो ये फार्मूला है स्पीड का, हम लोगों ने मैथ्स में भी इसको पढ़ा है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एज इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, क्योंकि जो स्पीड है डिस्टेंस में ही आता है, और ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसके पास बस मैग्नीट्यूड ही होता है। स्पीड इज़ मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। जो स्पीड है वो स्पीडोमीटर से उसको मेजर करते हैं, और जो डिस्टेंस है उसको ओडोमीटर, जो कि हमारा ये दोनों बाइक में वगैरह व्हीकल्स में रहते हैं। जो बाइक होता है उसमें जिससे स्पीड बढ़ाते हैं, घटाते हैं, फास्ट स्लो करते हैं, उसी को स्पीडोमीटर कहते हैं, और जो डिस्टेंस जिससे मेज़र किया जाता है उसको ओडोमीटर कहा जाता है। एंड देन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। सो वेलोसिटी के यहाँ पे फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज़ द बॉडी इज़ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। सो एसआई यूनिट है आपका वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, फिर से वही है। वेलोसिटी मेजर्स द रेट ऑफ द चेंज इन पोजीशन, दैट इज चेंज इन पोजीशन पर यूनिट ऑफ टाइम। Velocity is a vector quantity as it has magnitude as well as direction। जो velocity है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अब देखते हैं। A body has a uniform velocity if it travels in a specific direction in a straight line and moves over equal distance in equal intervals of time. So it is called uniform velocity। फिर से यहाँ पे अगर इक्वल डिस्टेंस होगा, अच्छे से चला गया होगा, स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन में गया होगा, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में गया होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। अब देखते हैं एवरेज स्पीड। It is the time total distance covered by the total time taken to cover that distance।
फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ऑफ कवर्ड प्लस टोटल टाइम टेकन। तो जो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन है जो टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा बॉडी ने और जितना टोटल टाइम लिया होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड इसका डेफिनेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वे रिप्रेजेंट यू को हम लोग हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग कभी भी अगर फार्मूला लिखना है उसका कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो हम लोग हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को रिप्रेजेंट करना तो पूरा कैपिटल में लिखना होगा और नहीं तो पूरा स्मॉल में लिखना होगा, ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है UVTA। सो और फाइनल वेलोसिटी को V से डिनोट करते हैं, टाइम टेकन को T से, एक्सेलरेशन को A से। ओके, सो ये फॉर्मूला है हमारा एक्सेलरेशन का, A इज इक्वल टू V माइनस U बाय T। तो पहले हम लोग फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं, उसके बाद से जो टाइम है उससे फिर हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो अब देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एक्सेलरेशन। A body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amounts in equal intervals of time। तो जहाँ पे भी अनइक्वल आएगा टाइम और डिस्टेंस वो नॉन यूनिफॉर्म ही होगा, ये आप लोग को याद रखना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अब क्या होता है, हम लोग के बुक में ग्राफ वगैरह का भी दिया है मोशन, ठीक है। मैंने ग्राफ को बनाना पड़ता है इसलिए मैंने उसको कॉपी में ये नोट्स नहीं बनाया है, वो आप लोग वैसे ही बुक से भी पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। उसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने उसको मैथ्स में भी पढ़ा है, उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। तो वो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। सो लेट्स मूव ऑन। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सर्कुलर मोशन है यानी कि सर्कल होगा। तो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में यानी कि सर्कल में मूव करता हो उसी को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। एंड व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर path with uniform speed its motion is called circular motion, and distance is equal to circumference of a circular path इज इक्वल टू 2 पाई r। तो ये इसका जो सर्कल होता है उसका फॉर्मूला है 2 पाई r, और पाई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 22/7। सो फ्रेंड्स, I have completed this chapter, so till there take care, and yeah, don't forget to hit the like button to subscribe my channel and share my channel. So see you in our next videos. Take care, bye bye.